कौन सी इन्फरेंस है जो ऑथर ने डिड्यूस करी है पैसेज के हिसाब से कि प्रीमाइस क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। और यहाँ पर यही इंसान मर्डर के इमीडिएटली बाद घर से बाहर निकला। उस समय इस इंसान के कपड़ों पे खून लगा हुआ था। जब हमने इस इंसान को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो हमने देखा इसके हाथ में खंजर था। बच्चा है जो रेगुलरली 10 आवर्स पढ़ रहा है हर दिन में, वो बच्चा रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, वो बच्चा मॉक्स प्रैक्टिस कर रहा है, वो मॉक्स को एनालाइज कर रहा है। जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो कम रूल्स पे फोकस करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज है हमारा लेक्चर 5 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैपिंग द इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन। इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे क्लैट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि जो पर्टिकुलर पैसेज है इसमें ऑथर का कंक्लूजन क्या है, या कौन सी इन्फरेंस है जो ऑथर ने डिड्यूस करी है पैसेज के हिसाब से। तो ऑथर का कंक्लूजन क्या है, ऑथर की इन्फरेंस क्या है, ये बेसिकली फिगर आउट करने के पीछे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोग सेशन में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इन्फरेंस एक्चुअली वही होता है जो हम लोगों ने इन्फरेंस कंक्लूजन बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में किया था, जहां पर हमने डाइसेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट में ये समझा था कि प्रीमाइस क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रीमाइसेस आर ऑलवेज द व्हाई, द सिचुएशन का व्हाई जो आपको रीजन दे रहे होते हैं, और कंक्लूजन होता है आपका व्हाट, कि अल्टीमेटली आपने कंक्लूजन क्या डिराइव किया है, दैट इज योर व्हाट। इसके बेस पर आपने ये किस बेस पर ये इंफॉर्मेशन निकाली है, उस इंफॉर्मेशन का जो वाई आपको प्रोवाइड करता है वो होता है आपका प्रीमाइस। तो बेसिकली प्रीमाइस प्रोवाइड्स यू द रीजंस, और अल्टीमेटली इसको जो भी रीजंस को स्टडी करके जो भी आप एक कैलकुलेटेड गेस निकालते हैं वो बन जाता है आपका कंक्लूजन, या इन द अदर वर्ड्स कंक्लूजन एंड इन्फरेंस आर बोथ द सिमिलर थिंग्स व्हेनेवर आस्क्ड इन क्लैट। अब ये निकालते कैसे हैं? पहले तो बहुत एक लेमन सा एग्जांपल बहुत दूंगी। लेमन एग्जांपल में ये आ जाएगा कि सपोजिटली आप जैसे मूवीज देखते हैं, मूवीज के दौरान आपका जो जब भी आप कोई क्राइम सीरीज देख रहे हैं या कोई सस्पेंस मूवी देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ना ये वाला इन्फरेंस वाला बटन ऑन हो जाता है। हमें दिखने लग जाता है मूवीज के कैरेक्टर में कि सपोजिटली कोई मर्डर हुआ है और यहां पर यही इंसान मर्डर के इमीडिएटली बाद घर से बाहर निकला। उस समय इस इंसान के कपड़ों पे खून लगा हुआ था। जब हमने इस इंसान को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो हमने देखा इसके हाथ में खंजर था। ये इंसान बहुत ज्यादा गफलत में बाहर निकला, बहुत घबराया हुआ था, और इमीडिएटली इसने कैब को बुलाया और एकदम भाग गया। तो इन सारे प्रीमाइस के बाद जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, जो आपको दिख रही थी अपने टीवी स्क्रीन पर, वहां से आपके दिमाग ने इन्फरेंस लगाना शुरू करा, गेस करना शुरू करा कि इतने सारे प्रीमाइस अगर मुझे बता रहे हैं, इस बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन आने लगता है कि यार मर्डर डेफिनेटली इसी ने किया होगा। हो सकता है कभी कभी मूवी में एक प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है, लास्ट में पता चलता है मर्डर किसी और ने किया था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अपने पैसेजेस की, तो पैसेजेस में जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन होती है वो होती है हमारी प्रीमाइस इंफॉर्मेशन। उसको पढ़ के जो भी हम डिड्यूस करते हैं, गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार करके जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो बनता है आपका कंक्लूजन और इन्फरेंस। तो इन्फरेंस इज समथिंग दैट ऑलवेज यूजेस द फैक्ट्स टू डिटरमिन द अदर फैक्ट्स। तो इन कुछ फैक्ट्स को पढ़ के जो आप कंक्लूड कर लेते हो, सपोज मैंने बोला कि एक बच्चा है जो रेगुलरली 10 आवर्स पढ़ रहा है हर दिन में, वो बच्चा रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, वो बच्चा मॉक्स प्रैक्टिस कर रहा है, वो मॉक्स को एनालाइज कर रहा है। तो ये सब कुछ पढ़ के, उसकी इतनी सारी मेहनत देख के, क्या मैं ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकती कि ये बच्चा ऑल इंडिया रैंक स्कोर कर लेगा? तो हम लोग जो अवेलेबल फैक्ट्स होते हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन को डिराइव करते हैं वो होता है हमारा inference. It is done by examining the facts in the given situation and determining what those facts will suggest about the situation. For example, जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपकी तरफ कोई बहुत तेज चक्कू लेके बढ़ रहा है तो एकदम से आपकी इन्फरेंस यही आएगी कि शायद ये मेरी जान ना ले ले, क्योंकि वो गुस्से में आपकी तरफ एक वेपन लेके बढ़ रहा है। तो दैट इज अल्टीमेटली द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इज बेसिकली द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, जो आपकी इंफॉर्मेशन सीरीज जब आप पढ़ते हो, समझते हो, पैसेज में मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, उसके बिहाफ पर जो आप यहां पर डिड्यूस करते हो, जो लॉजिकली समझते हो, जो आप कंक्लूजन निकालते हो, दैट विल बी योर इन्फरेंस। इट हैज टू बी लॉजिकली डिराइव्ड, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लॉजिकली यहां पर डिनोट करना है। ऐसा नहीं है कि मन में वाइल्ड गेस करना है, वाइड असम्पशंस देनी है। तो लॉजिकली और क्रिटिकली सब चीजों को, पहलू को ध्यान में रखते हुए, सब प्रीमाइस को ध्यान में रखते हुए, अल्टीमेटली जो आपका चेन ऑफ प्रीमाइस होता है,
चेन ऑफ प्रिमाइस का मतलब है सपोजिडली आपके पैसेज में एक इंफॉर्मेशन है, उसको हम प्रिमाइस 1 कहते हैं, एक इंफॉर्मेशन है जिसको हमने प्रिमाइस 2 बोला, थर्ड इंफॉर्मेशन है जिसको हमने प्रिमाइस 3 बोला। तो अल्टीमेट कंक्लूजन जो आपका निकलेगा वो निकलेगा तीनों को प्लस करके, जो अल्टीमेट आपने कंक्लूजन निकाला वो आपका करेक्ट इन्फरेंस होगा। अब यहां पर एक टेक्निक यूज होती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको जो ऑप्शंस गिवन होंगे उनमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो प्रिमाइस 1, सिर्फ प्रिमाइस 1 इंफॉर्मेशन के हिसाब से कंक्लूजन निकाल रहा होगा। एक स्टेटमेंट पैसेज से कोई उठाएगा, उसके बिहाफ पे कंक्लूजन निकाल देगा। ऐसे हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन हो जो प्रिमाइस 2 और प्रिमाइस 3 की इंफॉर्मेशन के हिसाब से कंक्लूजन निकाल रहा हो, तो वो आपके एलिमिनेटर्स होंगे, क्योंकि अल्टीमेट कंक्लूजन वो होगा जो पूरी स्टोरी का अल्टीमेट क्रक्स होगा। तो जब भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में गिवन है तो प्रिमाइस उन सारी इंफॉर्मेशन को प्लस करके, ऐड करके जो कंक्लूजन निकालेगा वो आपका करेक्ट कंक्लूजन होगा। तो इस केस में एलिमिनेटर चॉइसेस का खास करके आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में जैसे एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है दैट कि अगर आपने देखा कि मेरी वॉच ब्रोकन है, जो मैंने रिस्ट वॉच पहनी है, अगर आपको लगता है कि वो ब्रोकन है और इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड नाउ, आपको ये भी पता चल गया कि उसका रिपेयर पॉसिबल नहीं है, तो एक बेसिक कंक्लूजन जो आप निकालोगे कि यस, हो सकता है मानसी विल परचेज अ न्यू वॉच नाउ। So inference is basically your educated guess and conclusion is more logically deriving through the next step. Next, here are the steps to help you making an inference. These are some logical steps that you need to follow whenever you are dealing with a question of finding a conclusion or finding an inference. सबसे पहले तो अपने प्रीमाइस को आइडेंटिफाई करो। ये कैसे आइडेंटिफाई होता है फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत क्लियर किया था, लॉजिकल रीजनिंग का इंट्रोडक्शन सेक्शन। तो प्रीमाइस क्या होता है? प्रीमाइस को समझने के बाद आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि अच्छा यार, इतना सब कुछ पढ़ के अल्टीमेट कंक्लूजन क्या बन रहा है, मन में मेंटली सोचने की कोशिश करो। क्लूज को सर्च करो, जो आपको पैसेज के इंफॉर्मेशन में क्लूज मिलेंगे। रेलेवेंट डिटेल्स, अब पैसेज में अगर 15 लाइन है तो ऐसा नहीं है कि 15 की 15 लाइन से कंक्लूजन निकालना है। 15 लाइन में हो सकता है कि टोटल 4 पॉइंट्स हो जिनको इलैबोरेट करके 15 लाइन में कवर किया गया है। तो रेलेवेंट डिटेल्स पे खास करके आपको ध्यान रखना है। नैरो डाउन द चॉइसेस का मतलब है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले 4 ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना शुरू करो कि यार ये ऑप्शंस तो डेफिनेटली आंसर्स नहीं हो सकते। तो जहां पर जो जो पॉसिबल आंसर्स है, मैक्सिमम आप 1, 2 या 3 चॉइसेस तक आओगे, उनमें से आपको आंसर फिगर आउट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। And last में you have to make your inference and conclusion that will help you out to sort out the question. Next, a few examples, a basic examples are, फॉर एग्जाम्पल, शेली ने देखा कि उसकी बेटी के कपड़ों पर चॉकलेट स्टेन्स हैं, फेस पर भी हैं, और कुकी के जो क्रम्स हैं वो किचन काउंटर पर बिखरे हुए हैं। तो शेली क्या कंक्लूड करेगी कि डेफिनेटली जो मेरी बेटी है उसने यहाँ पर जाकर किचन काउंटर पर जाके कुकीज खाई हैं, तभी उसके फेस पर चॉकलेट लगी है, तभी उसके कपड़े थोड़े से मेसी हैं, तभी काउंटर पर कुकी क्रम्स गिरे हुए हैं। तो अल्टीमेट इन्फरेंस क्या निकली कि उसने कुकी जार से कुकी निकाल के खाई है। सिमिलरली, अगर एलिजेंड्रो का बेबी started crying in the middle of the night, तो इस केस में अगर बच्चा आधी रात को रोना शुरू कर दिया है बच्चे ने, तो एलिजेंड्रो इमीडिएट इन्फरेंस क्या निकालेगा? क्या वो ये सोचेगा कि बच्चे को बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है? क्योंकि ये आपकी वाइड असम्पशन है, आपको निकालना है कैलकुलेटेड कंक्लूजन। तो एकदम से इन्फरेंस सबसे पहले क्या निकलती है कि अगर छोटा बेबी रो रहा है तो या तो हो सकता है कि बेबी हंग्री हो, या हो सकता है द बेबी नीड्स अ डायपर चेंज। तो इमीडिएट यही 2 समझ में आते हैं कंक्लूजन जो यहां पर निकल सकता है। Another one, when leaving for work, Daniel ने देखा कि there has been a skinny dog with muddy spots. एक skinny dog उसने देखा, बहुत ही I would say मालनरिश सा डॉगी उसने देखा कि उस डॉग के ऊपर मडी स्पॉट्स भी हैं जो कि स्ट्रीट पर खड़ा है। तो इमीडिएट इन्फरेंस क्या निकलेगी कि क्या ये किसी का पेट डॉग है? नहीं, इमीडिएट इन्फरेंस यही निकलेगी कि एक स्ट्रे डॉग है, दैट इज वाई वो इस कंडीशन में है हेल्थ वाइज, और उस पे मड के स्पॉट्स भी हैं। तो अगर यहां पर ये इन्फरेंस करता डैनियल की शायद ये किसी का पेट डॉग है, वो आपकी गलत इन्फरेंस है, क्योंकि उस हिसाब से हमारे पास डिटेल्स नहीं है। Therefore, the dog is a stray dog is the ultimate conclusion that Daniel has derived.
तो अल्टीमेटली दिस लैडर चार्ट इज समथिंग लाइक जो भी मैंने समझाया उसको थोड़ा सा एक उसका पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जब भी आपके पास डेटा अवेलेबल होता है यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा, यू हैव टू पैराफ्रेज द डेटा इन योर ओन वर्ड्स कि अच्छा ये बात ऑथर मुझसे कहना चाह रहा है, एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट करते हो कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है पूरे के पूरे पैसेज के अंदर, अपनी अजम्पशंस को कॉन्टेक्चुअलाइज करते हो कि अच्छा ये पॉसिबल conclusion inferences हो सकते हैं, and ultimately you will have to take the action to find out your ultimate goal, that is the conclusion and inference in the questions. Now we're going to apply the knowledge in the questions. The first question, शेयर होल्डर का ये कहना है कि कंपनी के जो करंट ऑपरेशंस हैं वो काफी टाइम प्रूवन सक्सेसेस में गए हैं, तो मतलब सारे ऑपरेशंस चाहे अकाउंटिंग ऑपरेशन हो चाहे एडवर्टाइजमेंट ऑपरेशन हो सभी सक्सेसफुल चल रहे हैं. दे आर स्टार्टिंग टू मूविंग इनटू द फूड सर्विसेज में साइफन ऑफ फंड्स नीडेड बाय दीज अदर ऑपरेशंस. तो एक न्यू वेंचर के बारे में सोचना स्टार्ट किया है कंपनी ने. व्हाट इज दैट न्यू वेंचर अबाउट? दैट इज दे वांटेड टू एंटर इनटू द फूड इंडस्ट्री, बट फूड इंडस्ट्री के लिए फंड्स चाहिए तो उनको दूसरे ऑपरेशन से फंड्स निकाल के फूड इंडस्ट्री में देने पड़ेंगे. तो फंड्स की थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टेज है अगर वो फूड इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहे हैं तो. ऑल्सो द फूड सर्विस इंडस्ट्री इज वॉलेटाइल विद हायर इनहेरेंट रिस्क दैन विद द फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन. तो एक पॉइंट बताया कि फूड सर्विस इंडस्ट्री में अगर कंपनी एंटर करना चाह रही है, कंपनी सोच रही है कि चलो चीज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चलो ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनाते हैं, तो उस केस में अगर वो फूड इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे तो एक तो फंड्स की प्रॉब्लम है, दूसरा ये मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, मतलब फ्लेक्सिबल है, चांसेस हैं कि यार पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी. दूसरा कि यहां पर एक और पॉइंट है, हायर रिस्क भी है, रिस्क भी ज्यादा है फूड इंडस्ट्री में. अगर इस रिस्क को हम कंपेयर करें तो यहां पे बोला गया कि फार्मास्यूटिकल से मतलब मेडिसिन अगर कंपनी बनाती है तो उस केस में फार्मास्यूटिकल्स में थोड़ा सा लेस रिस्क है और आपका फूड इंडस्ट्री में ज्यादा रिस्क है. अनदर एरिया जहां पर कंपनी कंसिडर कर रही है कि वहां पर भी कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है. तो दो एरियाज हैं कंपनी के पास जहां पर वो एक्सपेंशन करना चाह रही है, या तो वो फूड इंडस्ट्री में एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं या फिर फार्मा में, और फूड में ना करने के ऑप्शंस यहां पर प्रीमाइस इंफॉर्मेशन ऑथर ने हमें प्रोवाइड की है. तो अब इस केस में स्ट्रांगली सपोर्ट इन द शेयर होल्डर स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय देम. स्ट्रांगली सपोर्ट भी यही पूछता है कि कौन सा ऑप्शन ऑथर की बात को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कंक्लूजन को डिराइव कर रहा है. फर्स्ट ऑप्शन, कंपनीज प्रेजेंट ऑपरेशंस रिक्वायर इंक्रीज फंडिंग. अब ये ऑप्शन, जैसा मैं हमेशा बोलती हूं, अगर आप ऑप्शंस को ग्रिल करो तो आपको ऐसे वर्ड्स हमेशा मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि ये ऑप्शन आपका आंसर के लायक नहीं है, इसको आपको बैनिश आउट करना है. तो इस ऑप्शन ने कहा कंपनी के सारे प्रेजेंट ऑपरेशंस में फंडिंग की जरूरत है. नहीं, ऑथर ने कहा था फूड इंडस्ट्री शुरू करेंगे तो फंडिंग की जरूरत है, प्रेजेंट ऑपरेशन तो ऑलरेडी सक्सेस के रेट पर जा ही रहे हैं, तो एलिमिनेटेड चॉइस है. बी कहता है इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं फार्मास्यूटिकल में दैट विल नॉट साइफन ऑफ द फंड्स फ्रॉम अदर ऑपरेशन. ऑथर ने, अब बच्चों को लगेगा सही है, ऑथर ने बोला था कि अगर फूड इंडस्ट्री में कंपनी वेंचर करना चाहेगी तो उनको दूसरे ऑपरेशन से फंडिंग निकालनी पड़ेगी, लेकिन फार्मास्यूटिकल के लिए फंडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसा ऑथर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया. तो हम इस इंफरेंस को भी सही नहीं मान सकते क्योंकि इसने कहा फार्मा स्टार्ट करने के लिए हमें फंडिंग चाहिए. थर्ड, कंपनी विल लूज मनी एज इट एक्सपैंड्स इनटू द फूड सर्विस इंडस्ट्री. अब आपको लगेगा ये सही है, लेकिन ये भी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि ऑथर ने ये कहा था फूड इंडस्ट्री में जाना रिस्क है, वॉलेटाइल है. ये नहीं बोला था कि 100% लॉस है. सी ऑप्शन ने सीधा सीधा बोल दिया बॉस कि अगर तुम फूड इंडस्ट्री में गए तो तुम्हारा 100% लॉस होना ही होना है. देयरफॉर इट्स अ रॉन्ग इन्फरेंस. डी कहता है कंपनी के पास ज्यादा चांसेस हैं मनी लूज करने के अगर वो फूड में वेंचर करते हैं इन कंपैरिजन टू फार्मास्यूटिकल. बैंग ऑन द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने कहा कि चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि रिस्क फूड में ज्यादा है फार्मा में कम है. तो यही ऑप्शन कह रहा है कि चांसेस सक्सेस के फार्मा में ज्यादा हैं, फूड में कम है. उसी इनहेरेंट रिस्क को यहां कैलकुलेट करके चांस फॉर्म में बताया गया है. देयरफॉर दिस इज द correct inference. Now let's understand the second question. हीमोग्लोबिन एक सब्सटेंस होता है ह्यूमन ब्लड में, ऑब्वियसली एवरीवन नोज अबाउट इट कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक. तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन को. वो कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट करता है? फ्रॉम दी लंग्स टू दी बॉडी. लंग्स से लेकर बाकी के बॉडी पार्ट्स तक O2 को ट्रांसफर करने का काम होता है आपका
हेमोग्लोबिन का। विद ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट पिक्स, जब भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पिक करता है और पहुंचाता है बाकी के बॉडी पार्ट्स तक, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिकम्स मोर इफेक्टिव एट पिकिंग अप एडिशनल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होता है कि जैसे एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को पिक करता है ऑक्सीजन के, तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को ये पिक कर पाएगा। जैसे ये एक पिक कर लेगा तो चांसेस है कि ये 2 भी पिक कर ले, 3 भी पिक कर ले, अंटिल मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पिक करने की। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी मॉलिक्यूल को पिक करने की? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये मैक्सिमम पिक कर सकता है। मिनिमम ऑब्वियसली 1 भी कर सकता है अगर चाहे तो, लेकिन जितना ज्यादा पिक करेगा उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि ये 4 तक पिक करे। तो मतलब अगर कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कोई हेमोग्लोबिन है जिसने 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पिक कर लिए हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 4th मॉलिक्यूल को वो पिक कर पाएगा। लेकिन जिसने सिर्फ अभी तक एक मॉलिक्यूल पिक किया है, वो हो हेमोग्लोबिन, शायद 4 तक ना पिक कर पाए, जितना ज्यादा तेजी से वो 4th मॉलिक्यूल पिक कर पाएगा जिसने ऑलरेडी 3 मॉलिक्यूल्स को पिक कर लिया है। तो जितना ज्यादा काम करेगा उतना एक्स्ट्रा काम कर पाएगा ये हेमोग्लोबिन, ये पॉइंट बताया है। ग्रैबिंग एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चेंजेस द शेप ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। जब कभी भी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करता है तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है, राइट? Each time causing it literally to open itself to receive more oxygen। तो सपोज कि जब उसकी शेप इतनी थी, उसने एक मॉलिक्यूल को पिक करा तो उसकी शेप थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई। जब उसकी शेप एक्सपैंड हो गई तो वो 2 मॉलिक्यूल को पिक कर पाया। अब इसकी शेप और ज्यादा एक्सपैंड हो गई तो अब ये 3 मॉलिक्यूल को पिक कर पा रहा है। तो जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल को पिक करता है, इसकी शेप ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है ताकि ये बाकी के मॉलिक्यूल्स को भी पिक करे। मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ये पिक कर सकता है। अब आपको निकालना है इस केस में स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, मतलब आपको निकालना है इन्फरेंस। तो देखते हैं एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या होगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट ये कहता है कि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसने पिकअप कर लिए हैं 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल प्रोबेबली एक्वायर अ 4th मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल ठीक है कि जिसने 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उठा लिए हैं उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो 4th मॉलिक्यूल भी उठा लेगा। बिल्कुल ठीक है, कंसिडरेबल ऑप्शन। बी कहता है ओनली फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ ओनली फैक्टर जो डिटरमिन करता है कि हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पिकअप करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज हाउ द शेप वर्क्स। इसने कहा शेप डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो मॉलिक्यूल को उठाएगा कि नहीं उठाएगा, जबकि ऑथर ने कहा था जैसे जैसे मॉलिक्यूल उठाता है वैसे वैसे शेप चेंज होती है। ये ऑप्शन कह रहा है शेप इज द रीजन जिस वजह से हम ये डिसाइड करेंगे कि ये मॉलिक्यूल 4 पिक करेगा या 1 पिक करेगा। तो ये क्योंकि शेप को प्रोफेस कर रहा है, दैट इज वाई ये आपका गलत ऑप्शन है। सी ने कहा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसने पिकअप कर लिए हैं 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी मोर इफेक्टिव इन पिकिंग अप द 4th मॉलिक्यूल। अगर हम उससे कंपेयर करें जिस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ने सिर्फ अभी तक 1 मॉलिक्यूल ही उठाया है। तो अब ए और सी को मैं अगर कंपेयर करूं तो सी इज अ बेटर आंसर, क्योंकि इसने एक तो ये बोला कि 3 मॉलिक्यूल पिक करने वाला ज्यादा इफेक्टिव है कि वो 4 मॉलिक्यूल उठा लेगा। इस ऑप्शन ने कहा था विल प्रोबेबली एक्वायर, शायद एक्वायर कर लेगा, विल प्रोबेबली। इसने कहा विल बी मोर इफेक्टिव, तो एक पॉइंट यहां पर सही हो गया। दूसरा और वैलिडेशन दिया ऑथर ने यहां पर कि जिसने 3 मॉलिक्यूल उठा लिए हैं वो इफेक्टिव है 4th मॉलिक्यूल को उठाने के लिए। अगर हम उससे कंपेयर करें जिस हेमोग्लोबिन ने अभी तक 1 मॉलिक्यूल उठाया है उसके कम चांसेस हैं 4th मॉलिक्यूल उठाने के। तो सी इज गिविंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर सी कैन बी द करेक्ट कंक्लूजन। डी कहता है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसने पिकअप करे हैं 4 मॉलिक्यूल्स विल हैव द सेम शेप एज द हेमोग्लोबिन जिसने अभी तक कोई भी मॉलिक्यूल नहीं उठाया। इसने कहा कि जिसने 4 मॉलिक्यूल उठा लिए हैं उसकी शेप और जिसने अभी तक एक भी मॉलिक्यूल नहीं उठाया उन दोनों की शेप बिल्कुल सेम है। ये टोटली आपका फॉल्स इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऑथर ने कहा था जैसे जैसे उठाता है वैसे वैसे शेप चेंज होती है, और ये कह रहा है नहीं नहीं शेप तो बिल्कुल सेम रहती है, चाहे आप 1 मॉलिक्यूल उठाओ, चाहे 0 उठाओ, चाहे 4 उठाओ। तो इस केस में आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, फिलोसोफर का ये कहना है कि इफेक्टिव टेस्ट को रिसेंटली डेवलप किया गया जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं फैटल डिजीजेस हैविंग द लार्जली जेनेटिक बेसिस। तो ऑथर ने बोला यहाँ पे कि अभी एक नया प्रिडिक्शन आ गया है जिससे हम लोग फैटल डिजीज मतलब जानलेवा डिजीजेस जिनका कॉज क्या है, उनका कॉज है आपका जेनेटिक रीजन, कि किसी को जैसे जेनेटिकली डायबिटीज हो जाता है या कोई और डिजीजेस जो जेनेटिकली आते हैं, तो जेनेटिकली अगर किसी को फैटल और जानलेवा बीमारियां होने के चांसेस हैं तो वो चीज ऑथर ने कहा साइंटिस्ट अब प्रिडिक्ट कर सकते होंगे।
Now, in the first time, a person can be warned well in the advance of possibility of such life-threatening condition. तो अब ये बोला गया कि इस सिचुएशन में एक ऐसी नई खोज आ चुकी है, नई इन्वेंशन आ चुकी है, जिसमें हम लोगों को पहले से ही वार्निंग दे सकते हैं कि भाई तुमको ये जानलेवा बीमारी होने वाली है. However, medicine is not yet been developed to prevent such diseases. लेकिन ऐसे diseases का बचाव करने के लिए medicines नहीं आई हैं. मतलब हम सिर्फ लोगों को warning तो दे सकते हैं, लेकिन medicine दे के cure नहीं कर पाएंगे. मतलब solution कुछ नहीं है उस disease का, सिर्फ लोगों को inform कर सकते हैं, लेकिन solution नहीं दे पाएंगे इस चीज का, क्योंकि medicine develop नहीं हुई है. तो simply being informed that one will get a disease that is both fatal and incurable can itself be quite harmful to some people. इसने कहा यार लेकिन अब ये समझो कि अगर तुम एक इंसान को आज बोल रहे हो कि तू मरने वाला है, तेरे को ये डिजीज होने वाला है, और मैं तुझे ये भी कह रहा हूं कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, ये इनक्योरेबल डिजीज है, तो एक्चुअली में ये ज्यादा हार्मफुल है. आप मरते इंसान को पहले ही मार रहे हो डरा के कि तू मरने वाला है और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है. तो दैट इज वाई ये हार्मफुल है लोगों के लिए. दिस रेजेस अ क्वेश्चन. इस वजह से एक क्वेश्चन रेज होता है, एक सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसे अर्ली वार्निंग जो हम लोगों को दे रहे हैं कि तू मरने वाला है, तुझे एक इनक्योरेबल डिजीज है और तू इससे मर जाएगा, ऐसे डिजीजेस, ऐसे टेस्ट शुड बी मेड अवेलेबल. तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसे टेस्ट को मार्केट में आना चाहिए जिससे हम लोगों को पहले ही डरा दें और उसका सोल्यूशन भी ना प्रोवाइड करें. तो ऑथर ने पूछा कि इस बात को सबसे ज्यादा कैसे डिस्क्राइब करेगा ऑथर, कौन सा इलस्ट्रेशन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा. यहां पर फर्स्ट ऑप्शन कहता है एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन फेल्स टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. ए ऑप्शन कह रहा है कि जो भी मेडिकल साइंस है उसके पास किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है. एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन के पास कोई जवाब नहीं है. मतलब लोग मर रहे हैं, एक्चुअली में सब ऐसे ऐसे हो रहा है, मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है, कोई मेडिकल साइंस डेवलपमेंट है ही नहीं. क्लियर एलिमिनेटर एंड इट्स एन एक्सट्रीम ऑप्शन चॉइस. बी कहता है एडवांस ऑफ मेडिसिन क्रिएट्स न्यू कॉन्टेक्स्ट इन विच एथिकल डिलेमास कैन अराइज. बिल्कुल सही है. ये जो मेडिसिन में एडवांसमेंट हुई है, एडवांसमेंट क्या, जो हम लोग वार्निंग टेस्ट लोगों को दे पा रहे हैं, ये एक्चुअली जो वार्निंग टेस्ट है, ये न्यू कॉन्टेक्स्ट, नए नए सवाल खड़े कर रहे हैं हमारे सामने. वो सवाल क्या है, एथिकल डिलेमास को लेके. एथिकल डिलेमा मतलब, एथिकल मतलब होता है कोई चीज जो जायज है. तो ये एथिकल नहीं है, ये नाजायज है कि अगर आप सामने वाले को बता रहे हो कि आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होने वाला है और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, तो एक ये एथिकली गलत सवाल है, गलत चीज है. तो यही बोला गया कि नई नई मेडिसिन और नए नए टेस्ट आने की वजह से एक सवाल पैदा हो रहा है कि हम ये जो चीजों से लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एक्चुअली एक एथिकल डिलेमा है, एक एथिकल क्रॉस रोड है. दैट इज वाई आपका बी करेक्ट आंसर में जाएगा. दैट इज अ गुड इन्फ्रेंस. सी कहता है मेडिकल टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू एडवांस. मेडिसिन एडवांस होती रहेंगी, मेडिकल साइंस आगे बढ़ती रहेगी, इंक्रीज हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती रहेगी और डिजीजेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती रहेगी. तो अनरिलेटेड ऑप्शन है. यहां पर मेन पैसेज, मेन प्रीमाइस से कोई लिंकेजेस नहीं हुए हैं. अगर आप चेन ऑफ प्रीमाइसेस को देखें तो सिर्फ एक प्रीमाइस के बारे में बात कर रहा है, मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में. जो बाकी बातें ऑथर ने पैसेज में बताई हैं उनको यहां पे रिलेट नहीं किया गया. द मोर वी कम टू लर्न, जितना ज्यादा हम लर्निंग करते रहते हैं उतना ज्यादा हमें लगता है कि हमें कितना कम पता है. मतलब जितना ज्ञान हम बटोरते हैं उतना ज्यादा हमें लगता है कि हमको तो कितना कम ज्ञान पता है. तो ये भी आपका अनरिलेटेड ऑप्शन में जाएगा एंड देयरफॉर इट विल बी द एलिमिनेटर. अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन. प्रोफेसर का कहना है द बेस्ट यूजर्स ऑफ लैंग्वेज आर इट्स ग्रेट ऑथर्स. मतलब कि जो लैंग्वेज को बेस्ट तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो, वो होते हैं आपके अल्टीमेटली ऑथर्स, जो किताब लिखते हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं. However, ये माना गया है ये जो ऑथर्स हैं ऑफन यूज लैंग्वेज इन द वेज दैट आर इनोवेटिव. ये लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये ऑथर्स जो हैं इनोवेटिव तरह से, बिल्कुल नए और क्रिएटिव ढंग से लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं. एंड इडियोसिंक्रेटिकली इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एक अलग तरह से, और कभी कभी रूल्स को फोकस नहीं करते. दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी. एंड आर देयरफॉर लेस रिस्पेक्टफुल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रॉपर यूसेज दैन मोस्ट ऑफ अस आर. तो अल्टीमेटली ये बोला कि ये लोग इनोवेटिव तरह से यूज करते हैं लेकिन लेस अटेंशन टू ग्रामर रूल्स. उस लैंग्वेज के जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं करते ये लोग.
मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ऑथर है, हो सकता है वो अपने कोई पोम लिख रहा हो या फिर अगर कोई अपना किताब लिख रहा हो तो उसमें वो ग्रामर इंग्लिश में अगर लिखा है तो इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं, टेंसेस को लेके, वर्ब्स को लेके, एडजेक्टिव्स को लेके, हो सकता है उन रूल्स पे वो ज्यादा ये लोग फोकस जनरली नहीं करते हैं। ये बोला गया है कि ये जो लोग हैं ये लेस रिस्पेक्टफुल होते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं प्रॉपर यूसेज, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर ग्रामर के स्ट्रक्चर्स पर, जितना डे टू डे लाइफ में बाकी के लोग देते हैं। जबकि ये बोला गया ऑथर के लिए कि ये लोग होते हैं बेस्ट यूजर्स ऑफ लैंग्वेज। तो आपको निकालना है कौन सी स्टेटमेंट ऑथर की बात को सपोर्ट करेगी, मतलब आपको निकालना है इन्फरेंस। तो ए ऑप्शन कहता है पीपल हु वांट टू बिकम ग्रेट राइटर्स, जिनको ग्रेट राइटर्स बनना है, शुड नॉट इमिटेट ग्रेट ऑथर्स यूज ऑफ लैंग्वेज। मतलब जिनको अच्छा राइटर बनना है उन लोगों को ग्रेट ऑथर्स की कॉपी नहीं करनी चाहिए। कॉपी करनी है, कॉपी नहीं करनी, ऑथर बनना है, राइटर बनना है, क्या बनना है, ये अनरिलेटेड ऑप्शन है यहां पर और आपके मेन पैराग्राफ से रिलेट नहीं कर रहा, देयरफॉर विल बी द एलिमिनेटर। राइटर्स, क्योंकि यहां पे ये नहीं बताया कि लैंग्वेज यूसेज के बारे में, तो यहां पर चेन ऑफ प्रीमाइसेस को देखोगे तो ये लैंग्वेज यूसेज के बारे में बात नहीं कर रहा। बी कहता है writers who do not observe proper language usage risk developing a peculiar idiosyncratic style। तो इसने कहा जो भी राइटर्स प्रॉपर लैंग्वेज के रूल्स को नहीं यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है कि वो लोग अपना ये स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि अल्टीमेटली ढंग से वो लोग रूल्स नहीं यूज करते, इसीलिए उनका इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल बन जाता है। ऑथर ने उल्टा कहा था, ऑथर ने रिवर्स किया था कि इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल में लिखते हैं इसीलिए रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये कॉज इफेक्ट और इफेक्ट कॉज चेंज कर दिया, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन में जाएगा। सी कहता है दोज मोस्ट टैलेंटेड एट यूजिंग अ लैंग्वेज, जो ऑथर के बारे में बोला गया है कि जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं लैंग्वेज को यूज करने में, आर नॉट एज लाइकली एज मोस्ट अदर पीपल टू ऑब्जर्व द प्रॉपर लैंग्वेज यूसेज। मिल गया आंसर। इसने कहा जो लोग लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं उनको अगर हम नॉर्मल बाकी लोगों से कंपेयर करें तो वो लोग लैंग्वेज के प्रॉपर यूसेज नहीं करते हैं, मतलब कि वो लैंग्वेज के रूल्स और स्ट्रक्चर को उतना ज्यादा फॉलो नहीं करते जितना बाकी के आम जनता करती है। जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो कम रूल्स पे फोकस करते हैं अगर हम कंपेयर करें आम जनता पर। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। डी कहता है जो लोग इनोवेटिव और इडियोसिंक्रेटिक राइटिंग स्टाइल्स यूज करते हैं ऑफन उन लोगों को क्रिटिसिज्म मिलता है। क्रिटिसिज्म मिलता है, तारीफ मिलती है, क्या मिलता है ये ऑथर ने जिक्र नहीं किया, तो क्रिटिसिज्म पॉइंट की वजह से ये ऑप्शन आपका क्लियर एलिमिनेटर में जाएगा। दैट इज एन अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगिनिंग इन द 1950s पॉपुलर म्यूजिक रिवॉल्यूशनाइज हुआ किस तरह से? बाय द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 1950 में देखा गया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पहले लोग हाथ से बजाते थे तो अब उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया। जैसे आप देखेंगे पहले हारमोनियम होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक पियानोज वगैरह भी होते हैं। तो म्यूजिक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ जिस वजह से दैट एनेबल द म्यूजिशियंस टू प्ले विद द इंक्रीज वॉल्यूम। तो जब से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जब से हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रीफाई किया है, उस वजह से अब हम तेज वॉल्यूम पे बजा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन जब पहले बजाते थे तो उतना वॉल्यूम नहीं होता था। इलेक्ट्रिक सिस्टम की वजह से वॉल्यूम तेज हो सकती है इंस्ट्रूमेंट्स की। बिकॉज इंडिविजुअल म्यूजिशियंस कैन प्ले विद इंक्रीज वॉल्यूम, अब क्योंकि बड़े अच्छे वॉल्यूम पे वो बजा सकते हैं, जहां पे पहले 10 लोगों को बिठाना पड़ता था हारमोनियम प्ले करने के लिए ताकि इतनी ऑप्टिमम वॉल्यूम आ सके। अब एक ही इंसान अगर वो इलेक्ट्रिक पियानो बजाएगा तो सेम लेवल की नॉइज, सेम लेवल का वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है। तो क्योंकि इंडिविजुअल म्यूजिशियंस अब हाई वॉल्यूम पे प्ले कर सकते हैं, एवरेज नंबर ऑफ म्यूजिशियंस पर बैंड हैज बीन डिक्रीज्ड। तो जो म्यूजिकल के बैंड्स होते हैं उनमें अब हमने लोगों को कम करना शुरू कर दिया है। जैसे पहले 10 लोगों को बिठाते थे पियानो बजाने के लिए, अब 3 लोग मिला के वो पियानो बजाएंगे तो सेम लेवल की साउंड आ जाएगी। नेवरदलेस इलेक्ट्रिफिकेशन हैज इंक्रीज्ड रादर देन डिक्रीज द ओवरऑल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन तो हुआ है लेकिन इसकी वजह से डिक्रीज होने की बजाय ओवरऑल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस जो पॉपुलर म्यूजिक प्रोफेशनली करते हैं उस केस में उनका बढ़ावा हो गया है। तो मतलब बैंड की बात नहीं करी है इसने, नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात करी है। जो इंडिविजुअल म्यूजिशियंस होते हैं उनका ओवरऑल नंबर इंक्रीज हो गया है, जो पॉपुलर म्यूजिक को प्रोफेशनली बजाते हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया है। बैंड के बारे में नहीं बोला है कि बैंड के लोग इंक्रीज हो रहे हैं, ये इंडिविजुअल म्यूजिशियंस के बारे में बात कर रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल सपोर्ट ऑथर्स रीजनिंग, तो आपको निकालना है स्टेटमेंट जो इन्फरेंस होगा। फर्स्ट कहता है द नंबर ऑफ एमेच्योर म्यूजिशियंस हु प्ले पॉपुलर म्यूजिक हैज डिक्रीज्ड। एमेच्योर्स का मतलब है बिगिनर्स, तो ये सिर्फ बात कर रहा है कि जो बिगिनर्स हैं म्यूजिशियंस जिन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट करा है वो डिक्रीज हो गए। अनरिलेटेड ऑप्शन, क्योंकि एमेच्योर्स के बारे में ऑथर ने बात नहीं करी। बी कहता है मोस्ट प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आर एबल टू प्ले बोथ इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक। नॉन इलेक्ट्रिक के बारे में अगेन कोई बात नहीं हो रही है यहां पर, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। सी कहता है द नंबर ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस इन सम बैंड्स हैज इंक्रीज्ड, कि जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं वो कुछ बैंड्स में इंक्रीज तो हुए हैं, कंसिडर कर सकते हैं फिर भी। डी कहता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल बैंड्स हैज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इसने कहा टोटल बैंड्स इंक्रीज हो गए हैं। ऑथर ने कहा था इंडिविजुअल लोग बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल म्यूजिशियंस बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। बैंड्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, म्यूजिक के बैंड्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, वो ऑथर ने यहां पे नहीं कहा था। दैट विल मेक सी द करेक्ट ऑप्शन चॉइस, जिसने कहा कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस कुछ बैंड्स में तो इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ बैंड्स में डिक्रीज भी हो रहे होंगे, लेकिन कुछ बैंड्स में ऐसा है कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, जो ऑथर ने लास्ट लाइन में नेवरदलेस के बाद बोला था। That will make C the correct answer choice. So whenever you are dealing with the inference and conclusion kinds of questions, look out for the premise, look out for the each piece of information that is given to you in the passage. अगर आप किसी भी information को miss out करेंगे तो आपका आधा पक्का conclusion निकलेगा जो incorrect conclusion में जाएगा। So always look into the chain of premises, always focus on the strategies and questions को rigorously practice करिए, तो आपका ये topic definitely strong बन सकता है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।